गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में अमेरिका के संविधान में अमेरिका की व्यवस्थापिका यानी कि जिसे कांग्रेस कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। निम्न सदन के रूप में यहाँ प्रतिनिधि सदन है और उच्च सदन के रूप में यहाँ सीनेट है। संविधान में लिखा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियाँ संयुक्त राज्य की कांग्रेस में निहित होंगी, जिसका निर्माण प्रतिनिधि सभा और सीनेट से मिलकर होगा। संविधान निर्माता यह चाहते थे कि यह केवल व्यवस्थापन का कार्य करे, लेकिन साथ ही कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखे। यह विधानमंडल ब्रिटेन की संसद के समान सर्वोच्च नहीं है। जैसे ब्रिटेन में हमने देखा कि संसद की सर्वोच्चता है, यहाँ कांग्रेस की सर्वोच्चता नहीं है, क्योंकि यहाँ न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। सबसे पहले हम देखेंगे कांग्रेस की शक्तियाँ। पहली शक्ति है विधायी शक्तियाँ। प्रदान की गई समस्त विधायी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित हैं, यानी जो शक्तियाँ हैं वह कांग्रेस के पास हैं और व्यवस्थापन संबंधी समस्त कार्य यह कांग्रेस करती है। इसकी विधायी शक्तियाँ इस प्रकार हैं, या विधायी शक्तियों को के संबंध में यह कहा जा सकता है कि इसकी जो शक्तियाँ हैं वो निम्नानुसार हैं। पहली है अभिव्यक्त शक्तियाँ। कुछ शक्तियाँ संविधान में अभिव्यक्त की गई हैं, जैसे ऋण लेना, मुद्रा व्यवस्था करना। दूसरी है निहित शक्तियाँ। ये वे शक्तियाँ हैं जो अभिव्यक्त शक्तियों में ही निहित हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार इसे है। थर्ड है व्यवस्थापिका द्वारा प्रदान की गई शक्तियाँ। कुछ शक्तियाँ व्यवस्थापिका के द्वारा इसे दी गई हैं। नेक्स्ट है समवर्ती शक्तियाँ। इनका उपयोग कांग्रेस की केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों करती हैं। नेक्स्ट है निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक शक्तियाँ, यानी चाहे तो कांग्रेस इनको प्रयोग में ला सकती है, चाहे नहीं। जैसे ऋण लेने का अधिकार है, अगर उसे लगता है तो वह ऋण ले सकती है, अन्यथा नहीं भी ले सकती। नेक्स्ट है संशोधन की शक्ति, यानी संविधान में संशोधन का अधिकार इसे है। तो इस तरह से ये कुछ शक्तियाँ विधायी क्षेत्र में अमेरिकी कांग्रेस के पास हैं। नेक्स्ट है देश की सुरक्षा का अधिकार। इसका दूसरा कार्य है कि यह देश की सुरक्षा कर सकती है। सेना का निर्माण करना, युद्ध की घोषणा करना, सेना की संख्या का निर्धारण करना, सेना के लिए धन को खर्च करने की अनुमति देना, यह सब कार्य अमेरिकन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है महाभियोग लगाने का अधिकार। अमेरिकन राष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है। यह अभियोग प्रतिनिधि सदन लगाती है और सीनेट के द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है, यानी जो अभियोग लगाया गया है वो सही है या नहीं है, इसका परीक्षण सीनेट करती है। नेक्स्ट है निर्वाचन संबंधी कार्य। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बहुमत नहीं मिले तो वह निर्वाचन संबंधी कार्य कर सकती है, लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट है संधियों की पुष्टि का अधिकार। अमेरिका की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ करने का अधिकार है, लेकिन वो संधि लागू तभी होती है जबकि कांग्रेस के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाए। अगर उन संधियों को कांग्रेस मानने से मना कर देती है, पारित नहीं करती है, तो वह संधि फिर लागू नहीं होती है। जैसे कि प्रथम महायुद्ध के बाद जो वर्साई की संधि थी वो अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा तो स्वीकार कर ली गई थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया था और इसीलिए अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन पाया था। नेक्स्ट है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका के क्षेत्र में अपने पदाधिकारियों का निर्वाचन करना, उनके लिए नियम आदि बनाने का कार्य इसका है। नेक्स्ट है वित्तीय अधिकार, बजट बनाना, मुद्रा आदि की व्यवस्था करना भी इसी कांग्रेस का काम है। नेक्स्ट है व्यापार और व्यवसाय संबंधी शक्ति। अमेरिका के व्यापार
और व्यवसाय को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मान्यता देना और निहित शक्तियों के माध्यम से अब अमेरिकी कांग्रेस की यह शक्ति बहुत अधिक व्यापक भी हो गई है। नेक्स्ट है राज्य संबंधी शक्ति। राज्यों का परिसीमन करना, यानी एक राज्य को दो भागों में बांटना या नए राज्यों को केंद्र में शामिल करना का अधिकार भी अमेरिकन कांग्रेस का है। न्यायिक शक्तियां अपने अपमान संबंधी मुकदमों का पर विचार विमर्श इसके द्वारा किया जाता है। जांच शक्तियां, ये बहुत बड़ी शक्ति है अमेरिकन कांग्रेस की कि समिति, किसी भी जांच समिति का गठन इसके द्वारा किया जा सकता है। इस तरह से अमेरिका की यह कांग्रेस इन कार्यों को करती है। अब हम दोनों सदनों के अलग अलग संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई दोनों जो संगठन हैं उनका निर्माण कैसे होता है। पहले हम पढ़ेंगे प्रतिनिधि सदन के बारे में। यह सदन अमेरिकी कांग्रेस का निम्न सदन है और यह सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं कि 25 वर्ष की उम्र हो, 7 वर्ष से अमेरिका में रह रहा हो, वह उस राज्य का भी निवासी होना चाहिए जिस राज्य से वह चुनाव लड़ रहा है, वह लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। इसके अधिवेशन 3 जनवरी से 31 जुलाई तक चलते हैं। प्रतिनिधि सभा की शक्तियां, वैसे हम देखते हैं, हमने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा, उसमें निम्न सदन यानी लोक सदन अधिक शक्ति संपन्न है। भारत के विधान में भी, भारत की जो संसद है उसमें निम्न सदन लोकसभा अधिक शक्ति संपन्न है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में उच्च सदन निम्न सदन के मुकाबले अधिक शक्ति संपन्न है। प्रतिनिधि सदन की जो शक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहली है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के दृष्टि से वित्त विधेयक प्रतिनिधि सदन में पहले प्रस्तुत किए जाते हैं। हालांकि सीनेट को उस विधेयक को पूरा बदलने का अधिकार है। मतभेद होने पर दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जिसमें ज़्यादातर सीनेट की ही चलती है। नेक्स्ट है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका के संबंध में सीनेट से यह कम शक्ति संपन्न है। केवल प्रतिनिधि सदन अपने सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता की जांच करता है। संधियों की पुष्टि करना, राष्ट्रपति के निर्वाचन को मान्यता देना, जांच समितियां बनाना, ये अधिकार सीनेट के पास है। यानी सीनेट अमेरिका के राष्ट्रपति पर नियंत्रण लगाने का कार्य करता है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय संधि की पुष्टि हो, चाहे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियों की पुष्टि हो, वह कार्य सीनेट के द्वारा किया जाता है, प्रतिनिधि सदन के द्वारा नहीं। तीसरा है न्यायिक शक्तियां। यहाँ भी हमें वह सीनेट के मुकाबले एक कमजोर सदन के रूप में दिखाई देता है। यह महाभियोग लगा सकता है लेकिन वह अभियोग पारित करने का अधिकार इसका नहीं, सीनेट का है। यानी सीनेट ही प्रमुख रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों को हटाने का प्रमुख रूप से कार्य करती है। तो इस रूप में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सदन एक शक्तिहीन सदन है। निम्न सदन होने के बावजूद इसे हम शक्ति संपन्न सदन के रूप में नहीं देखते हैं। जैसे कि लास्की का कहना है, प्रतिनिधि सदन उन कार्यों को करने में जो उससे अपेक्षित है उसमें भी नितांत असफल रहा है। यानी कि जो कार्य उसे करने चाहिए उन कार्यों में भी उसे सफलता हासिल नहीं हुई है। प्रतिनिधि सदन शक्तिहीन क्यों है? इसके कुछ कारण हम देखते हैं। पहला है, किसी विधेयक पर अगर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, मान लीजिए एक सदन ने पारित कर दिया और एक ने नहीं, तो फिर जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है उस बैठक में सीनेट की बात ही मानी जाती है। यानी कि सीनेट की ही वहाँ चलती है, प्रतिनिधि सदन की नहीं। दूसरा है, वित्त विधेयक पर सीनेट अधिक शक्ति संपन्न है। प्रस्तुत जरूर प्रतिनिधि सदन में होता है लेकिन सीनेट उसका शीर्षक बदलने के अलावा पूरे वित्त विधेयक को ही परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियों पर, राष्ट्रपति के द्वारा की गई संधियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी
संधियां, अंतर्राष्ट्रीय संधियां की जाती हैं, उस पर प्रतिनिधि सदन की सहमति नहीं, उस पर सीनेट की सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट है, महाभियोग के क्षेत्र में भी यह शक्तिहीन है, क्योंकि इसे केवल महाभियोग प्रस्तुत करने का अधिकार है, पारित करने का नहीं। प्रतिनिधि सदन में कोई ऐसा सर्वमान्य नेता नहीं होता जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति से अपनी बात कह सके। सीनेट के सदस्य सीधे ही राष्ट्रपति से मिल लेते हैं। प्रतिनिधि सदन की अल्प अवधि, प्रतिनिधि सदन की अवधि अल्प है, केवल 2 वर्ष, और उस अल्प अवधि में प्रतिनिधि सदन कुछ भी नहीं कर पाती है। प्रतिनिधि सदन में विचार विनिमय अधिक नहीं हो पाता है, अतः इसके निर्णय विवेकपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि अल्प अवधि होने के कारण बहुत अधिक विचार विमर्श यह नहीं कर पाती है। दलीय एकता का अभाव, जैसे हम भारत में तो फिर दलीय एकता देखते हैं, अमेरिका में इस तरह की दलीय एकता नहीं है, और इस कारण भी प्रतिनिधि सदन बहुत शक्ति संपन्न नहीं बन पाया है। नेक्स्ट है, जनता द्वारा निर्वाचित होने के कारण सीनेट का महत्व बढ़ गया है। सीनेट भी, प्रतिनिधि सदन भी जनता के द्वारा निर्वाचित है और सीनेट भी जनता के द्वारा निर्वाचित है। तो और सीनेट का कार्यकाल है 6 साल। तो ऐसी स्थिति में सीनेट जो है वह शक्ति संपन्न बन गई है। नेक्स्ट है, योग्य एवं अनुभव सदस्यों का अभाव। सीनेट में योग्य लोग सीनेट का सदस्य बनना चाहते हैं, और प्रतिनिधि सदन में हम ये तो नहीं कहते कि सारे अयोग्य ही आते हैं, लेकिन जो योग्य राजनीतिज्ञ हैं उनका झुकाव प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट के प्रति अधिक होता है। तो इन सब कारणों से हम देखते हैं कि सीनेट के मुकाबले प्रतिनिधि सदन एक शक्तिहीन सदन के रूप में हमें अमेरिका में दिखाई देता है। धन्यवाद।